पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव फिजिक्स। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी। अजीत जी, बिहार में चुनाव है और क्या कहें, चुनाव है भी क्या, क्योंकि चुनाव तो सिर्फ एनडीए ही लड़ता दिख रहा है। तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और अमित शाह ने तो पटना में ही कैंप कर रखा है। अमित शाह वैसे वैसे लोगों से सीधी बातचीत कर रहे हैं जिनके बारे में तनिक सी खबर है कि वह असंतुष्ट है या एनडीए के उम्मीदवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, नंदकिशोर यादव का टिकट कटा तो नंदकिशोर यादव से मुलाकात की, और यदि पटना साहिब में मेयर के बेटे शिशिर कुमार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन का पर्चा भर दिया तो पहले फोन पर बात की, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गाड़ी भेज दी और फिर बुलाकर समझाया। और उधर दूसरी ओर देखिए, महागठबंधन की क्या स्थिति। 6 तारीख को चुनाव की घोषणा हुई थी, 10 तारीख को अधिसूचना जारी हुई, 17 तारीख को पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया और आज 18 तारीख है। 12 दिनों में तेजस्वी यादव एक बार भी घर से नहीं निकले। कोर्ट में पेशी के लिए सिर्फ दिल्ली गए थे और आज तक आरजेडी के उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई और यह भी नहीं बताया गया, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव है, कि बिहार में महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग किस फार्मूले से हुई। देखिए, चुपके चुपके खबर आई कि कांग्रेस को 58 सीटें दी गई और वीआईपी को बाहर जो चली गई थी उन्हें वापस बुलाकर 15 सीटें दी गई। सबसे ईमानदार कोशिश और सबसे ईमानदार प्रयास किया है भाकपा माले ने, सीपीआई माले ने। 20 सीटों पर मान गई, 20 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया, कोई झंझट नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? पटना में कांग्रेस का हेलीकॉप्टर खड़ा है, पटना में आरजेडी का हेलीकॉप्टर खड़ा है और कोई उड़ने को नहीं है। उधर उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आ रही हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तमाम चले आ रहे हैं। और इधर तो बस इतना ही है कि एक दूसरे को कैसे हरा दे। तो देखिए, अब तो मतलब यह शक लगने लगा है कि क्या पर्दे के पीछे कहानी कुछ और भी है। जो अमित शाह ने कहा था पूर्णिया में कि 160 सीटों का लक्ष्य है, क्या अमित शाह जो कह रहे हैं उससे आगे भी आंका जा सकता है? क्योंकि आप चुनाव लड़ते हुए दिखाई ही नहीं पड़ रहे। आपने सिंबल दे दिया और जाकर उसने नामांकन का पर्चा भर दिया। कहीं आपने आधिकारिक तौर पर कहा नहीं कि ये उम्मीदवार है। और कंफ्यूजन कैसा, देखिए ना, कि मुकेश सहनी के साथ बात बन गई, लेकिन मुकेश सहनी के भाई वाली सीट गौराबोराम में आरजेडी के उम्मीदवार ने भी नामांकन का पर्चा दाखिल कर रखा है, जबकि कहा गया था कि वापस बुलाकर सिंबल ले लो। और देखिए, आलमनगर सीट में नवीन निसार जो वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर भी और वीआईपी के उम्मीदवार के तौर पर भी नामांकन का पर्चा दाखिल कर रखा है। तेजस्वी यादव कांग्रेस को हराने में किस कदर लग गए हैं। कहलगांव, आप देख लीजिए, बारसलीगंज देख लीजिए, वैशाली देख लीजिए, लालगंज, तमाम सीटों पर। और बात यहां तक आ चली है कि राजेश राम जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ भी उम्मीदवार उतारा जा रहा है। ये हो क्या रहा है और जो लड़ने वाले हैं उन्हें किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। मुझे एक उम्मीदवार ने बताया कि कल उन्हें 11 बजे दिन में बुलावा आया कि 1 बजे आपको 10 सर्कुलर रोड पहुंचना है, मतलब लालू राबड़ी का आवास, आपको सिंबल दिया जाएगा। और रात के 3:30 बजे तक बैठा कर रखा गया। उसके बाद कहा गया कि अभी आप जाइए, फिर सूचित किया जाएगा। ऐसे कोई चुनाव लड़ा जाता है? हाँ? 6 तारीख को चुनाव की घोषणा हुई, आज 18 तारीख हो गए। कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली है, इस बार दिवाली भी 2 दिनों का है। फिर 26, 27, 28 छठ है और पहले चरण के चुनाव के लिए 4 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होगा। दूसरे चरण के लिए 9 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म होगा। तो तेजस्वी यादव अब तो कहीं जा भी नहीं सकते। कांग्रेस में भी बगावत है, लेकिन कांग्रेसियों का दर्द एक है कि देखिए, 58 सीटों की बात हो गई,
और 48 पर उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया गया। बाकी 10 सीटें, देखिए बाकी 10 सीटों पर यदि संघर्ष चल रहा होता तो कोई बात समझी जाती। वह आंतरिक संघर्ष है कांग्रेस। लेकिन आप जो 58 सीटें दे चुके कांग्रेस को, यदि राहुल गांधी से बातचीत हुई, किसी वेणुगोपाल से बात हुई या किसी से भी बात हुई, तो उन 58 सीटों की ओर आप क्यों ताक झांक कर रहे हैं? मैंने एक मालिक को देखा है अजीत जी, मैंने एक मालिक को देखा है कि वो अपने कर्मचारी को 7 तारीख को वेतन देता था और फिर वेतन जो दिया उसने, उसमें से वह राशि कर्जा ले लेता था। तो यह तो तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? मतलब चुनाव लड़ना ही नहीं है क्या? आप घर से निकलेंगे नहीं क्या? घर में ही बैठे रहेंगे क्या? हाँ? जो समर्थक है, आपने देखा ही जगदीश शर्मा के साथ क्या खेल हुआ। जगदीश शर्मा को घोषी किसी नहीं दिला पाए। यह पहले बात समझनी थी। आपने सुदय यादव का टिकट काटकर उन्हें जहानाबाद का उम्मीदवार बना दिया। लेकिन आपने यह सोचा कि जहानाबाद में यादव और भूमिहार में एका कैसे होगा? केवल सिंबल दे देने से और उम्मीदवार बना देने से कुछ होता नहीं है। मगध में यादव और भूमिहार आमने सामने तने होते हैं। तो सुदय यादव का टिकट कटना उनके पिता मुनिरका सिंह यादव। तो महागठबंधन, अब क्या कहें, महागठबंधन है भी और महागठबंधन चुनाव लड़ भी रहा है क्या? यह तो बड़ा सवाल पैदा हो गया अजीत जी। ऐसा चुनाव तो पिछले, देखिए 1990 से तो मैं कवर कर रहा हूं और कुछ पुराने लोग हैं जिन्होंने 1985 भी कवर किया है। वे कह रहे कि ऐसा चुनाव कभी पहले नहीं हुआ था जहां सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी और उनके नेता चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। तमाम दूसरी पार्टियों के नेता जो विपक्ष में है, जो सत्ता में आना चाहते हैं, वह या तो अपने घर में है या झगड़ा कर रहे हैं। अजीत जी आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग लगातार महागठबंधन किस तरह से चुनाव लड़ रहा है इस पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा चर्चा का कोई दूसरा मुद्दा है नहीं बिहार में। अभी बिहार के चुनाव में इसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं दिख रही है। अगर दोनों पक्ष कैंपेन कर रहे होते, चुनाव प्रचार अभी जैसे नीतीश कुमार की सभाएं हो रही हैं या अमित शाह की सभाएं हो रही हैं, उनकी बैठकें हो रही हैं, अगर दूसरा पक्ष भी कर रहा होता तो हम उसकी तुलना करते, हम लोग उस पर चर्चा करते। बिल्कुल। तो हम लोग चर्चा पिछले 2-3 दिन से हर जगह चर्चा का विषय यही है कि महागठबंधन किस तरह से चुनाव लड़ रहा है, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में क्या तालमेल है, क्या बातचीत हुई है, क्या पहले बातचीत हुई थी, अभी क्या समस्या आ रही है, सारी बातचीत इसी पर चल रही है। और पटना में इस बात की चर्चा है कि आरजेडी कैसे कांग्रेस के कैंपेन को या कांग्रेस के चुनाव को पंक्चर कर रहा है, जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं। और दिल्ली में इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस ने आखिर कैसे तैयारी की जो इस तरह से मामला उलझ गया अंत में आकर के, क्यों नहीं पहले से बात करके रखी गई। आरजेडी के साथ देखिए राहुल गांधी से एक्सेस नहीं है, राहुल गांधी से बातचीत नहीं हो पा रही थी। राहुल गांधी विदेश चले गए थे दक्षिण अमेरिका के दौरे पर, लेकिन केसी वेणुगोपाल दिल्ली में थे, पटना में कृष्णा अलावरू थे और तेजस्वी यादव भी पटना में ही थे। तो अलावरू और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के जो प्रदेश के नेता हैं उनके साथ बैठकर के क्यों नहीं अपनी सीटें तय की। और जो 3 वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, इनको भी नियुक्त हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं और ये सब सीजन लोग हैं, अनेकों बार इन लोगों ने टिकटें बांटी हैं और गठबंधन कराए हैं, तो इनके साथ बैठ करके क्यों नहीं चीजें तय की गई। तो ये 2 पहलू हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, हम लोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन अगर अजीत जी है क्या जो हमें महसूस हो रहा है कि देखिए तेजस्वी यादव और कृष्णा अलावरू दोनों एक ही स्वभाव के हैं, दोनों में लचीलापन है ही नहीं। लालू यादव जैसा लचीलापन नहीं है, नीतीश कुमार जैसे चाणक्य नहीं है। जब नीतीश कुमार 115 से 101 पर आ गए तो यह बात समझनी चाहिए थी कि नहीं, देखिए चुनाव लड़ा जाना है और सरकार बनानी है। सरकार आपने देखा ही था कि जब बोट बाइट्स वाले बिहार आए थे तो उन्होंने यह महसूस किया था कि बिहार में तेजस्वी सरकार की बात हो रही है, बिहार में महागठबंधन की सरकार की बात हो ही नहीं रही है, बिहार में तेजस्वी सरकार। तो यह लचीलापन नहीं है और ये हठ धर्मिता की हद है, हठ धर्मिता की हद है। और कांग्रेस भी वैसे ही अड़ी रही कि भाई हम भी नहीं झुकेंगे, वह कह रहे थे हम भी नहीं झुकेंगे। तो हमें दीपांकर भट्टाचार्य को छोड़कर कोई समझदार नेता तो दिख ही नहीं रहा है जो महागठबंधन को बचाने की कोशिश करता। ठीक बात है, ठीक बात कह रहे हैं आप ज्ञानेश्वर जी। तो जो ये 2 बातें हैं, एक तो कि आरजेडी ने किस तरह से तैयारी की चुनाव लड़ने की, कांग्रेस ने किस तरह से तैयारी की चुनाव लड़ने की। इतने महीनों से, सालों से हम लोग सुन रहे थे कि दोनों पार्टियों के सर्वे हो रहे हैं, उनकी सर्वे की टीम चल रही है। एक व्यक्ति चुनाव प्रबंधन के लिए संजय यादव रखे गए जो राज्यसभा तक चले गए चुनाव प्रबंधन में, ये तो पहली बार हमने सुना।
आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव प्रबंधन करने वाले संदीप पाठक को राज्यसभा भेजा, तो चुनाव जीतने के बाद भेजा। उन्होंने पंजाब में चुनाव जितवाया, पंजाब में पार्टी चुनाव जीती तो उनको राज्यसभा भेजा गया। इसी तरह से सुनील कोनुगोलू ने कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में चुनाव जितवाया, तो जिताने के बाद उनको मुख्यमंत्री के एडवाइजर का बना करके कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया। यहाँ इन सबसे पहले ये सब होता, उसके पहले संजय यादव राज्यसभा गए। उनका काम सिर्फ यही था कि वो चुनाव प्रबंधन कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, डाटा जुटा रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। उनको इसलिए नहीं भेजा गया था, कोई शरद यादव नहीं है कि उनको प्रचार करने के लिए कि वो बड़ा चुनाव प्रचार करेंगे और वोट मोबिलाइज करेंगे। तो उन्होंने क्या सर्वे किया था, किस तरह का डाटा उन्होंने कलेक्ट किया था, जिस आधार पर उम्मीदवारों की सूची बनी थी, सहयोगी पार्टियों के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची भी बनी थी, ये भी एक समझ में नहीं आने वाली बात है। और कांग्रेस पार्टी ने जो सर्वे किया उसकी फीडबैक किस तरह से कृष्णा अलावरू ने आगे अपने पार्टी के आला कमान को दी और कैसे उन लोगों ने तैयारी की, ये भी समझ में नहीं आने वाली बात है। ये दोनों बातें हमने पहले कही, लेकिन एक बड़ी चीज हमको ये दिख रही है, जो अभी चूंकि पहले दिन लगा कि ये हो सकता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम हो। पहले दिन क्या मतलब, एक हफ्ते पहले ऐसा लगा जब टकराव बढ़ गया, चुनाव की घोषणा हो गई और सीटें नहीं तय हो रही थी, और उस समय तक एनडीए की भी सीटें नहीं तय हुई थी। उनके यहाँ भी बैठकों का दौर चल रहा था और हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से जीतन राम मांझी नाराज हो गए, तो उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए। उसके पहले की बात हम कह रहे हैं, उस समय जब दोनों तरफ तय नहीं हुआ था, तब लग रहा था कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, गठबंधन में खींचतान चल रही है और कांग्रेस अड़ी हुई है। ये ऐसा लग रहा था आज से 8 दिन पहले, 7 दिन पहले या 6 तारीख को चुनाव की घोषणा के बाद से। लेकिन अब कुछ दूसरी बात समझ में आ रही है। एक तो ऐसा लग रहा है ज्ञानेश्वर जी की तेजस्वी यादव कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ये मान के चल रहे हैं कि ये चुनाव हमारा नहीं है। दो बातें मान के चल रहे हो सकते हैं कि ये चुनाव हमारा नहीं है, तो हम अपनी सीटें भी क्यों छोड़ें, क्यों ज्यादा लचीलापन दिखाएं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लड़वाते हैं। और अगर कांग्रेस के मन में ये है कि हम बहुत ज्यादा सीटें जीत सकते हैं, तो उसको भी देख लेने देते हैं कि वो कितनी सीटें जीतते हैं। हमारे पास तेजस्वी के पास बहुत उम्र, हम एक हाइपोथेसिस बता रहे हैं कि ये दिमाग में नेता, चूंकि ये इस तरह के कई नेताओं के बारे में हम लोग को हिस्ट्री पता है कि जिन लोगों ने इस तरह से चुनाव गंवाया है, तो एक तो ये हो सकता है। दूसरी हाइपोथेसिस ये है कि तेजस्वी यादव ये मान रहे हैं कि हम किसी तरह का गठबंधन बनाएंगे, किसी तरह से चुनाव लड़ेंगे, किसी को भी उम्मीदवार बनाएंगे, तो हमको जितना वोट आना है उतना वोट आएगा ही। हम एक निश्चित परसेंटेज ऑफ वोट हमको मिलना है। और हम देखे, कल देखा हमने, परसों भी देखा, एक सज्जन जो आरजेडी इकोसिस्टम को के हैं, आरजेडी को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया में, उनके एक्स हैंडल पर 243 सीटों के नाम लिखे हुए थे, 243 सीटों के नाम लिखे हुए थे, और उसके आगे प्रत्याशी के नाम में तेजस्वी यादव लिखा हुआ था। सभी 243 सीटों पर तेजस्वी यादव का नाम लिखा हुआ था। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति, वो सोशल मीडिया चला रहे व्यक्ति का ये नहीं है, ये दिमाग, ये आइडिया ऐसा लग रहा है कि आरजेडी का आइडिया है, जिसने ये सोच लिया है, ये मान लिया है कि तेजस्वी यादव की अब वही हैसियत है जो हैसियत भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की है, या जो हैसियत आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की रही है, या जो हेमंत सोरेन की है, या जो राहुल गांधी की भी है कांग्रेस पार्टी में। ये मान ले कि अब हर जगह हम ही लड़ेंगे, कैंडिडेट मैटर नहीं करता है, हम जिसको कैंडिडेट बनाएंगे उसको हमारा जो कोर वोट है वो मिलेगा। और जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, जो जेडीयू बीजेपी की सरकार को हराने के लिए वोट करना चाहता है, जो नीतीश कुमार को बदलने के लिए वोट करना चाहता है, वो हमको वोट करेगा। ये हाइपोथेसिस हमको ज्यादा एक्यूरेट इसलिए लग रही है क्योंकि पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन का स्पेस क्लेम कर रहे थे प्रशांत किशोर, वो भी लाइमलाइट से बाहर है। तो पहले तो एक स्पेस दोनों क्लेम कर रहे थे। नीतीश कुमार का विकल्प बनना था प्रशांत किशोर को भी, और नीतीश कुमार की ही जगह लेने के लिए तेजस्वी यादव भी राजनीति कर रहे थे। अब तेजस्वी यादव को यह भी लग रहा है कि प्रशांत किशोर तो अब उसमें है नहीं, उस कंपटीशन में प्रशांत किशोर अब उस कंपटीशन में नहीं दिख रहे हैं कि हम वो जगह लेंगे। हालांकि अभी फिर उन्होंने जो इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव हुआ आज तक का, उसमें उन्होंने कहा कि हम 10 जीतेंगे या 150 जीतेंगे। तो इस बार उनके कहने में यह भाव झलक रहा था कि वो क्या सोच रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव के मन में ये भी है कि अपोजिशन के स्पेस का जो एक क्लेमेंट है वो ऑलरेडी हमारे लिए स्पेस छोड़ चुका, तो अब हम ही हैं, जो सत्ता विरोधी वोट होगा वो सीधे हम ही को मिलेगा। हमारा कॉम्बिनेशन के लोग वो सीधे हम ही है अजीत जी। लेकिन ठीक है, हम ही है, लेकिन आपको वोट मांगने जाना होगा ना। देखिए, यदि पानी पीना है, पानी लेना है, तो नल के पास जाना होगा, कुएं के पास जाना होगा ना। यहाँ तो आप घर में बैठकर उस आलिशान कुर्सी की केवल तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो मैं तेजस्वी यादव हूं और मेरे भीतर ही सिंबल देने की ताकत है। ऐसे थोड़े होता है।
यह नहीं, ये लोकतंत्र बात नहीं, यह हमारे लोकतंत्र नहीं। चुनाव प्रचार के मसले पर हमारे, तभी तो हम एक हाइपोथेसिस हम लोग जी। डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को तो बताया नहीं है कि भाई ये क्यों 10 दिन से नहीं निकल रहे हैं, और ऐसी क्या उलझन है। आप चुनाव में टिकट बांटने के लिए भी, बांटने का काम करते हुए भी आप दिन में कैंपेन कर सकते हैं। आप बिल्कुल। दिन में कैंपेन करिए, रात में आप शाम में जब लौट के आइए, आप हेलीकॉप्टर पटना उतरे, उसके बाद आप सीट बंटवारे में टिकट बांटने का जो पेच है वो सुलझाइए, उसको निपटाइए जहां भी मामला उलझा हुआ है। और पहले चरण में जहां लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं वहां नॉमिनेशन करने जाइए, उसमें क्या दिक्कत है। सुबह 10 बजे से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है अगर, तो आप निकल जाइए हेलीकॉप्टर लेकर के, 2-3 लोगों के नॉमिनेशन में ही शामिल होइए, उनके लिए सभा कर दीजिए नॉमिनेशन की जगह पर। ये करने में कोई नॉमिनेशन की बात आपने की, नॉमिनेशन की बात की, जब देख लीजिए ना क्या किस्सा और कहानी। भाई तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के बड़े भाई और राबड़ी देवी के दुलरुए, आप कांग्रेस पार्टी से झगड़ा की बात छोड़ दीजिए, तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के भाई, मतलब तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर में उम्मीदवार उतार दिया यादव को। हाँ, तो कर दिया है। तो हम लोग इस पर परसों ही बात कर रहे थे कि भाई झगड़े उनके किस लेवल पर है। परिवार का झगड़ा है, पार्टी के लेवल का झगड़ा है, अलायंस में झगड़ा है, तब जाकर के आपको अपोजिशन लड़ना है। पहले आप परिवार में लड़ेंगे, फिर अपनी पार्टी में लड़ेंगे, फिर अपने गठबंधन सहयोगी से लड़ेंगे, और इन सब से आपको फुर्सत मिलेगी तब आप बीजेपी से और जेडीयू से लड़ेंगे। तो अभी तो इसी लड़ाई में आप उलझे हुए हैं। लेकिन अगर जैसे हम लोगों ने देखा, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने पिछले ही चुनाव में उनको एक दिन में 15-15 सभाएं करते हुए देखा है कि कैसे वो हेलीकॉप्टर से उतरते थे और 5 मिनट का भाषण करते थे, फिर हेलीकॉप्टर पर अगली सभा के लिए उड़ते थे। तो ये अभी भी वो कर सकते हैं। पहले चरण के लिए जहां नॉमिनेशन हो गए हैं, आप वो शुरू कर दीजिए, कैंपेन शुरू कर दीजिए। तो वो कैंपेन भी उन्होंने शुरू नहीं किया है। उसके पीछे भी हमको ये कारण लग रहा है, कैंपेन में भी आप कैसे कैंपेन करें। अगर आपके अलायंस पार्टनर से आप एक गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो गठबंधन के नेता अगर आपके साथ नहीं होंगे, तो फिर आप कैंपेन में जाइएगा तो उसका तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। जहां आप कांग्रेस पार्टी जहां लड़ रही है, जहां वीआईपी को दिया, जहां लेफ्ट को दिया, वहां आप जाना नहीं चाह रहे हैं। अपने कैंपेन आरजेडी के कैंडिडेट के लिए जाएंगे तो लोग वहां खोजेंगे कि भाई बाकी पार्टियों के लोग कहां हैं, नेता कहां हैं। तो अभी ये दिख रहा है कि आरजेडी के लोग आरजेडी का नॉमिनेशन कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग कांग्रेस का कर रहे हैं। एक आध जगह हमने देखा कांग्रेस के लोगों, कांग्रेस के नॉमिनेशन में अखिलेश प्रसाद सिंह गए या भूपेश बघेल गए, कांग्रेस ने अपना किया। आरजेडी के नॉमिनेशन में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम कल भी बात कर रहे थे कि तेजस्वी यादव के नॉमिनेशन में भी कोई नहीं था। तो एक तो ये जो दूसरी हाइपोथेसिस लग रही है कि तेजस्वी यादव ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो वोट है, अभी जो चीजें हो रही हैं, इनसे हमारे वोट पर असर नहीं पड़ेगा। ये वो मान रहे हैं। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये बात बैठी हुई है कि हम, अच्छा, ये संभव है कि उन्होंने जो फीडबैक लेकर के और जो उम्मीदवार तय किए थे अपनी पार्टी के लिए, वो उनको टिकट दे रहे हैं, उनको सिंबल दे रहे हैं। तो उनकी नजर में वो उम्मीदवार परफेक्ट है, उसको वो वो भी ऐसा कॉम्बिनेशन। नहीं है, वो भी ऐसा नहीं है अजीत जी। देखिए सर्वे तो सचमुच तेल लेने चला गया है। ऐसे ऐसे उम्मीदवार सामने आ रहे हैं ना। देखिए जमीनी हकीकत को हम और आप जानते हैं। उम्मीदवारों की सूची आप देख रहे होंगे और कहां कहां किन समीकरणों को तोड़कर उम्मीदवार दिया जा रहा है और उम्मीदवार बनाए जाने का पैमाना और मानदंड क्या है, यह जाकर आप 10 नंबर और 1 नंबर के इर्द गिर्द राजद कार्यकर्ताओं से ही सुन सकते हैं। जब सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। हाँ, नहीं, वो है, वो तो देखिए ज्ञानेश्वर जी, वो तो हर पार्टी में होता ही है। आपको पता ही होगा जो कितने लोग नाराज होते हैं टिकट बंटवारे में। लेकिन आरजेडी, अब हम लोग को ये आइडिया नहीं है कि उन्होंने एक सीट पर जो 3 नाम जुटाए होंगे, 3 ही नाम संभावित उम्मीदवार के नाम पर मांगे होंगे, तो उन 3 नामों में से किसी को दे रहे हैं या उसके अलग के उम्मीदवार दे रहे हैं। जो उम्मीदवार वो दे रहे हैं उनको इस बात का अंदाजा है, तेजस्वी यादव को और उनके चुनाव प्रबंधकों को, कि ये उम्मीदवार हमारा परफेक्ट उम्मीदवार है। हमको जितना भूमिहार लड़ाना है, जितना कुशवाहा लड़ाना है, भूमिहार में जिस भूमिहार को लड़ाना है उसको तो टिकट दे ही रहे हैं। जिसको लड़ाना था, डॉक्टर संजीव का नाम पहले से तय था, शिवानी शुक्ला का नाम तय था, राहुल शर्मा का नाम तय था। तो ये जो भूमिहार उनको लड़ाने हैं वो लड़ा रहे हैं, जो कुशवाहा उनको लड़ाना है वो लड़ा रहे हैं। दूसरी जातियों के भी जो उम्मीदवार लड़ाना है उसको वो टिकट दे रहे हैं। अपने यादव लड़ाना है जहां यादव लड़ा रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि हमारे इस समीकरण का वोट हमको मिल जाएगा, उसके लिए हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारा इस बार मुस्लिम यादव का वोट कहीं नहीं जा रहा है। और देखिए ये बात काफी हद तक सही है, क्योंकि हमने 2 जगह कम से कम बात की, 2 सीटों पर जहां हमको जानकारी है। और जगह की लिस्ट अभी आएगी तब हम देखेंगे, जब नाम वापसी हो जाएगी। जैसे हमने देखा कि तरैया सीट में भी मिथिलेश राय निर्दलीय लड़ रहे हैं, और हो सकता है कि जहानाबाद सीट में सुदय यादव निर्दलीय लड़े। तो मैं स्पष्ट कर दूं, सुदय यादव से हमारे साथी रिपोर्टर अभी आलोक ने बातचीत की थी। उन्होंने कहा मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, लेकिन हाँ इस बात की कसक मेरे में है कि मुझे पहले नहीं बताया गया। और देखिए जब आपने कहा ना कि भाई तेजस्वी यादव को इस बात का भरोसा है
कि हमें जो मेरा वोट है वो मिल जाएगा, या जिन समीकरणों को साध रहे हैं। बस 2 उदाहरण देता हूं। देखिए, नवादा में आप पूरे बिहार में भूमिहार को साधने में लगे हैं। नवादा में भूरा बाल साफ करने वाले कि भूरा बाल साफ करना है, इसकी बात करने वाले अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो को आपने राजपुर टिकट दे दिया, जबकि वह सीट कांग्रेस के खाते में थी। कांग्रेस ने मंटन सिंह को उम्मीदवार बनाया था। तो पूरे नवादा जिले में, या यूं कहिए कि आप नालंदा जिले में, पूरे भूमिहार को आप लाभमंद कर दिए। और फिर देखिए, जगदीश शर्मा आ गए जहानाबाद, सुदय यादव का टिकट कट गया। अब देखिए, जहानाबाद में आपको यह बात कैसे सुनिश्चित करेंगे कि यादव का टिकट काट कर आप भूमिहार को दे रहे हैं? क्या यादव इस बात को कबूल करेगा? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि रामगढ़ में हम लोगों ने देखा था कि अंबिका यादव के परिवार को टिकट नहीं मिला, तो वहां के यादवों ने बसपा से उम्मीदवार बने पिंटू यादव को टिकट दे दिया था। हाँ, तो वो स्थिति होती है, लेकिन हम वही बताने की कोशिश कर रहे थे, तेजस्वी क्या उनके दिमाग में चल रहे हैं और उनके लोग क्या लॉजिक्स दे रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं कि इस बार यादव ऐसा नहीं करेगा। बाई इलेक्शन की बात अलग है, लेकिन इस बार यादव ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। या फिर हम उस बात से जोड़ रहे हैं कि 243 सीटों पर तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार को नहीं देखना है, तेजस्वी यादव को देखना है। और इस ग्राउंड पर देखिए, ये बात हमने खुद ही 8 महीने पहले फील की थी और आपके साथ हमने डिस्कस किया था जब हम लौट के आए थे कि यादव वोट इस बार नहीं टूटना है और इस बार यादव कुछ कम करेंगे, तेजस्वी यादव, क्योंकि लोकसभा चुनाव वाले उससे उन्होंने अनुभव लिया है, सबक लिया है। तो यादव नहीं टूटेगा, उनको ये भरोसा है कि चाहे हम उम्मीदवार जिसको बनाए। दूसरा कि मुसलमान नहीं टूटेगा इस बार, क्योंकि उसको भय है, और बार बार जो अमित शाह कह रहे हैं, जितनी बार वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तय होगा, इसका मतलब कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने से रोकने का जो भय है एक मुसलमान के मन में, इसकी वजह से वो भी नहीं टूटेगा, वो भी आरजेडी को वोट करेगा, मतलब महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट करेगा। तो उनको लग रहा है कि ये दोनों वोट तो हमारा नहीं टूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इसका वोट मिलेगा। और जो समीकरण हम उन्होंने जातीय आधार पर बनाए हैं, उम्मीदवारों के आधार पर जो समीकरण साधने की कोशिश की है, उसका वोट मिलेगा, सत्ता के विरोध का वोट मिलेगा। और ये कि नीतीश कुमार के अगर नहीं बनाने की बात होती है, ये बात अगर फैलती है, तो उससे कुछ वोट का सिर्फ कुछ स्विंग हो सकता है। इनके उनके दिमाग में ये बात है। तो हम ये बार बार तब से ये जो हाइपोथेसिस है, इसको बताने की कोशिश कर रहे थे। ये उनके दिमाग में ये चीजें चल रही हैं, उनके लोग ऐसी बातें लिख रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं, ऐसी बातें वो लोग मीडिया के सामने आकर के भी कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी है हम लोगों की। अब आइए, कल हमने सुना, मैं रात को जब देर रात को घर लौट रहा था तो एफएम रेडियो पर हमने सुना कि जो एनडीए का प्रचार है, जो गाना बज रहा है, सहमति से ही बना होगा, कि उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, पहली बात। और दूसरी बात, देखिए, मैं उम्मीदवार का नाम नहीं लेता हूं, वो चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें इस बार बेटिकट किया गया है, आरजेडी के ही है, और वह छपरा, सिवान, गोपालगंज उस इलाके के हैं। हमने पूछा कि, और मामूली मतों के अंतर से हारे थे, हमने पूछा आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं यदि चुनाव लड़ जाऊंगा तो आरजेडी की जीत हो जाएगी, मतलब कांग्रेस की जीत हो जाएगी, आरजेडी की जीत हो जाएगी, महागठबंधन की जीत हो जाएगी। हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि अब एनडीए जीत जाए। सोचिए, अपने भी, कि ताकि वह भविष्य का दावा कर सके, और वह बहुत मामूली मतों के अंतर से चुनाव हारे थे। तो ये ठीक है, वो तो इस तरह की स्थिति होगी जब जिनकी टिकट कट जाती है, या जो नाराजगी होती है, वो नाराजगी तो किसी तरह से आदमी निकालता ही है ना। जो भी जिनकी भी टिकट कटी है वो चाहेगा निश्चित रूप से, चाहे ऐसा लोकतंत्र नहीं है, या अब ऐसे कमिटेड लोग नहीं है पार्टी के प्रति कि हम आपने टिकट काट दी फिर भी हम आपके उम्मीदवार की मदद करके उसको चुनाव जीताएं। अगर वो विरोध नहीं करेगा तो घर बैठ जाएगा, वो चाहेगा कि किसी तरह से विद्रोह भड़क जाए, कि हार जाए कैंडिडेट उसका, ताकि उसकी दावेदारी बनी रही। ये तो निश्चित रूप से होता है, हर चुनाव में होता है, ये करते हैं लोग। लेकिन जो ये हाइपोथेसिस जो हम बता रहे थे, इसमें अगर ये सोच रहे हैं तेजस्वी यादव, तो इसमें बहुत से फॉल्ट्स हैं, जिनमें से कई के बारे में आपने बता दिया कि उन फॉल्ट्स के बारे में ये फॉल्ट्स हैं, और इनको आप इसको जो मतलब उसको आप नहीं भरपाई कर पाएंगे अनलेस कि आप मार्केट में, आप चुनाव प्रचार में नहीं उतरेंगे। जो गठबंधन के दलों के साथ जो अविश्वास पैदा हुआ है, उस अविश्वास को दूर करने के लिए, आपके उम्मीदवारों में जो नाराजगी पैदा हुई है, उसकी नाराजगी दूर करने के लिए अगर आप निकल के नहीं जाएंगे चुनाव प्रचार में, उनको साथ लेकर के नहीं घूमेंगे, तो एक मैसेज नहीं होगा। तो ये हम यही कहना चाह रहे थे बार बार कि ये ठीक है, ये सोच अच्छी है आपकी, ये ड्राइंग बोर्ड पर बैठ करके जब आप चीजें बनाते हैं तो उसमें ये चीजें परफेक्ट दिख रही हैं,
इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बहुत परफेक्ट दिख रहा है। लेकिन अच्छा, उधर भी एनडीए के गठबंधन में भी तो जो कमियां हैं, फॉल्ट लाइन्स है, वो सब हम लोग जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ग्राउंड लेवल क्या क्या समस्या है। लेकिन उधर उस समस्या को दूर करने की कोशिश की जा रही है, सक्रिय कोशिश की जा रही है। और आप देखिए, आपने जितने एग्जांपल्स दिए कि शिशिर कुमार से मिले या नंद किशोर यादव से मिले, हमने तस्वीर देखी कि तारापुर में जो पिछली बार चुनाव जीते थे राजीव कुमार, उनको वो साथ साथ घूम रहे थे सम्राट चौधरी के। तो सम्राट चौधरी वहां लड़ने गए हैं, तो जिस सीटिंग एमएलए की टिकट कटी है, वो सीटिंग एमएलए उनके साथ साथ घूम रहा है, लोगों से कह रहा है कि भाई जिताना है इस बार। तो अगर तेजस्वी यादव अगर जाते जहानाबाद, सुदय यादव ने सदस्यता दिखाई कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर तेजस्वी यादव वहां जाए और उनको साथ लेकर के घूमे, उनको साथ मंच पर रह के उनसे प्रचार करवाएं, तो जो मैसेज होगा उनके जख्मों पर भी मरहम लगेगा, और जो मतदाता है उसको भी लगेगा कि हमारे नेता का ख्याल कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो ये एक बड़ी कमी है। इसको आपने ड्राइंग बोर्ड पर बैठ करके तो एक अच्छा समीकरण बना लिया, लेकिन इसको जमीन पर उतारने के लिए आपको जाने की जरूरत है। जिस तरह से नाराज हुए हैं, जितनी ठेस लगी है मुकेश सहनी के मतदाताओं को, समर्थकों को, उसको आप घर में बैठ करके नहीं दूर कर सकते। आप उनका वोट अब अपने में नहीं जोड़ सकते, किसी हाल में नहीं जोड़ सकते हैं। ईबीसी का एक बड़ा वोट का हिस्सा आप अपने में नहीं जोड़ सकते हैं। आप मान के चलिए कि वो आपसे अलग हो गया, वो एनडीए की तरफ चला गया, या वो कैंडिडेट के आधार पर चला गया। लेकिन अगर अभी भी टाइम है कि मुकेश सहनी को साथ में लेकर के घूमे, अभी भी उनकी सीटों की संख्या जो गड़बड़ है उसको ठीक कर दें, अभी भी गौड़ा बोराम के जो आपने मुस्लिम उम्मीदवार दिया था उसको बुला करके उसका नाम वापस कराएं और अपने साथ घुमाएं, जहां मुकेश सहनी भी हो, आप भी हो, और आपका उम्मीदवार भी हो, और संतोष सहनी भी हो, तो उसका इंपैक्ट होगा। ये आप एक थ्योरेटिकल बात से नहीं होगा, आप प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। इतने अच्छे हेडमास्टर दिख नहीं रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, इतने अच्छे हेडमास्टर दिख नहीं रहे हैं कि उनकी बातें सारे टीचर मान लें। देखिए, हम लोगों ने स्कूलों में पढ़ाई की है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है। हेडमास्टर साहब जब कहते थे तो बच्चों की बात छोड़ दीजिए, जितने टीचर होते थे वह भी सुनते थे। तो इतने अच्छे हेडमास्टर दिख नहीं रहे हैं कि वो कहेंगे। और आप करें मुकेश सहनी से बातचीत, मुकेश सहनी से जिन लोगों ने बातचीत की, आनंद मधुकर यादव या मनीष आनंद, जो लोग वार्ताकार बने थे, अब तक मुकेश सहनी से उस झगड़े के बाद मुलाकात भी हुई है क्या? जब तक हम लोग इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं बातचीत हुई है, नहीं मुलाकात हुई है। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना कि हम यही कहना चाह रहे हैं कि अभी जो फॉल्ट्स आपकी फॉल्ट लाइंस दिखी आपकी स्ट्रेटजी में, आपके अलायंस में, अभी भी आप उसको दूर करने की कोशिश तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं। अभी भी ये कोशिश करें, अभी भी अगले 10 दिन तक अगर आप इन सब लोगों को साथ में लेकर के घूमें और आपका तूफानी दौरा हो और आप बागियों को मनाने की कोशिश करें, तो फिर आप लड़ाई में हैं। मतलब ऐसा नहीं, आपने जो समीकरण बनाया है उस लड़ाई से आप बाहर हो गए। एक मजबूत अपोजिशन के लिए अभी भी आप परफेक्ट हैं। चुनाव जीतने के लिए प्रयास करते हुए भी आप नहीं दिख रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य के साथ ही घूमते, उनके साथ भी, लेफ्ट के साथ भी कई सीटों पर गड़बड़ी हुई है। उस गड़बड़ी को दूर करने की कोशिश, कांग्रेस के साथ जो गड़बड़ियां हैं उसको दूर करने की कोशिश, कांग्रेस के जो नेता हैं राजेश राम के लिए उनकी सीट पर जो पासवान आपके कैंडिडेट को लेकर के जो समस्या है, अगर आप नहीं भी करते हैं, देखिए ये अगर उनके आरजेडी का कोई पासवान, सुरेश पासवान को लड़ाने की मान लीजिए बात हो रही थी, लेकिन अगर वो नहीं भी लड़ते हैं तो आप राजेश राम के लिए वो वहां जो फॉल्ट लाइन एनडीए का है कि जो भूइया उम्मीदवार दिया है जीतन राम मांझी ने, ये बहुत संभव है कि पासवान का वोट उनकी तरफ नहीं जाए। पासवान का वोट हो सकता है कांग्रेस की तरफ चला जाए, राजेश राम को ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो इसका क्रेडिट अगर तेजस्वी यादव ले तो बेटर होगा ना, कि तेजस्वी यादव इसका क्रेडिट लेते आगे बढ़ के कि भाई देखिए हमने मना लिया और हम राजेश राम की जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। राजेश राम के लिए आपका सद्भाव दिखता कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, आप शकील अहमद खान के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप किसी के लिए, किसी कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मुकेश सहनी के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ ड्राइंग बोर्ड पर बैठ करके और वोट का परसेंटेज गिन लेने और उसके बाद ये स्विंग का कि जो आजकल हर जो सेफोलॉजिस्ट है वो कहता है कि इतने परसेंट का इधर से स्विंग हो जाएगा तो हमारा इतना पॉजिटिव स्विंग हो जाएगा, उस स्विंग ऐसे नहीं होता है। उसके लिए जमीन पर जाकर के काम करना होता है। उसकी बड़ी कमी दिख रही है हमको। तो हम जहां से पहली बात शुरू किए थे ज्ञानेश्वर जी, वो यही है कि क्या सर्वे किया 6 महीने साल भर में, आप लोगों ने क्या तैयारी की थी। ये बात कांग्रेस के लिए भी है। देखिए दिल्ली में कांग्रेस, बिहार में कांग्रेस की चर्चा कम हो रही है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी चर्चा हो रही है। भाई आपने, तारिक अनवर ने सवाल उठाया कि गजानन शाही जो 113 वोट से हारे थे उनको टिकट क्यों नहीं दिया, उनकी जगह दूसरा कैंडिडेट कैसे आ गया। इस बात के झगड़े हो रहे हैं कि सुपौल में अनुपम कैसे आ गए, जिन्होंने राहुल गांधी के लिए इतने खराब ट्वीट्स किए थे। अब कहा जा रहा है कि वो उनका ट्वीट नहीं है, लेकिन उसकी भी स्पष्टता नहीं हो रही है। आपने एनएन शाही जो टिकट के आपके यहाँ दावेदार थे, 490 वोट से हारे थे, उनकी जगह नहीं देकर के आपने अभिषेक रंजन को कैसे टिकट दिया।
ये जो हम लोग जाले सीट वाला कैसे गड़बड़ी हुई, तो ये गड़बड़ी आप इतने महीनों से तैयारी कर रहे थे, फिर भी ये गड़बड़ियां हो रही हैं। बिल्कुल। आप ठीक कह रहे हैं कि लेफ्ट को छोड़ करके सीपीआई एमएल को छोड़ दें तो कोई भी जो गठबंधन का साथी है, 8-9 पार्टियां हैं, कोई भी वेल प्रिपेयर्ड नहीं दिख रहा है, तैयार नहीं दिख रहा था चुनाव के लिए। जबकि ऐसा नहीं है कि चुनाव अचानक सिर पर आया है, चुनाव सब आदमी जान रहा था कि चुनाव नवंबर में होगा। ये बात 5 साल पहले से पता थी कि चुनाव नवंबर में होगा। आप 6 महीने पहले से तैयारी शुरू करते, अभी तक आप सारी चीजें निपटा सुलझा चुके होते। तो किसी गठबंधन, किसी भी महागठबंधन के किसी पार्टी ने नहीं सुलझाया इन बातों को। इसलिए हमारी पहली हाइपोथेसिस जो थी कि ये मान के ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन मान के चल रहा है कि हमको चुनाव नहीं जीतना है, हम ये चुनाव नहीं, ये या हमारा चुनाव नहीं है, ये चुनाव एनडीए का है और ये चुनाव नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार के का आखिरी, उनके जीवन का आखिरी विधानसभा चुनाव होगा सक्रिय राजनेता के तौर पर। अभी जो उनकी शारीरिक मानसिक अवस्था है उसको देखते हुए भी हम लोग कह सकते हैं, उनकी उम्र को देखते हुए भी कह सकते हैं कि उनका ये आखिरी चुनाव होने जा रहा है सक्रिय राजनेता के तौर पर। तो इसका एडवांटेज उनको मिलना है और ये एडवांटेज लोकसभा चुनाव में मिला। हमने तो वो, आपने भी वो आंकड़ा देखा ही होगा कि 16 सीटों पर लड़के लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार 72 सीटों पर लीड करते हैं विधानसभा में, और 17 सीटों पर लड़के बीजेपी 68 सीट पर लीड करती है। लोकसभा चुनाव में, नरेंद्र मोदी के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी 1 सीट कम लड़के 4 विधानसभा सीटों पर ज्यादा लीड कर रही है। अगर विधानसभा सीट के आंकड़े के हिसाब से देखें लोकसभा चुनाव को ज्ञानेश्वर जी, तो 102 सीट पर लड़ी थी बीजेपी और 96 सीट पर लड़े थे नीतीश कुमार। उस 96 में से 72 सीट पर लीड कर रहे थे वो, और बीजेपी 102 में से 68 सीट पर लीड कर रही थी। इतने का फर्क था। तो इसका मतलब नीतीश कुमार के प्रति जो 1 साल पहले माहौल था, वो माहौल और गहरा हुआ है, वो खराब नहीं हुआ उनका। तो ये हमको ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव मान चुके हैं कि भाई ये चुनाव हमारा नहीं है, कांग्रेस मान चुकी है कि ये चुनाव हमारा नहीं है, ये एनडीए का चुनाव है, नीतीश कुमार का चुनाव है, उनको जीतना है। हम लोग पहले आपस में लड़ के एक दूसरे की हैसियत तय कर रहे हैं, सब एक दूसरे की हैसियत नाप रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस की हैसियत नाप रही है, कांग्रेस आरजेडी की हैसियत नाप रही है, कांग्रेस मुकेश सहनी की हैसियत नाप रहे हैं, मुकेश सहनी भी कांग्रेस की हैसियत नाप रहे हैं। लेफ्ट के का चूंकि कमिटमेंट है तो उनको हम छोड़ दें, उनकी बात क्या करो। तो नहीं तो जिस तरह का स्ट्राइक रेट था, पिछली बार 19 सीट थी, इस बार 20 सीट पर थोड़े लड़ने की स्थिति थी, कम से कम 20 सीट लड़ना। फिर भी वो मान गए, सीपीआई वाले भी मान गए। सीपीएम ने तो बजाबता दिया हुआ अपनी लड़ी हुई सीट मटियानी से और घोषित करके अपना कैंडिडेट वापस ले लिया। तो ये कमिटमेंट, इस तरह का कमिटमेंट कहाँ दिख रहा है? तो इस कमिटमेंट तो नहीं दिख रहा है, तैयारी भी नहीं दिख रही है, आपका इंटेंशन भी नहीं दिख रहा है। लड़ने की मंशा दिख रही होती तो जो आपने टाइमलाइन बताया, अब कल से तो कोई चुनाव प्रचार, क्या चुनाव प्रचार होगा? आज ही धनतेरस है, कल से आप क्या चुनाव प्रचार करने जाएंगे? और जाएंगे भी तो किसकी दिलचस्पी होगी आपके चुनाव प्रचार में? सब आदमी अपने साफ सफाई करने, खरीदारी करने, खील बतासे खरीदने और दिए जलाने में लगा रहेगा। उसके बाद छठ की तैयारी होगी, इस बीच गोवर्धन पूजा भी है, भाई दूज भी है, छठ हुआ 28 तारीख को, छठ खत्म हो। उसके बाद दिन करके आपके पास 8 दिन बचेंगे या 7 दिन बचेंगे कैंपेन करने के लिए, 8 दिन बचेंगे, 6 दिन बचेंगे या 7 दिन बचेंगे। उसमें आप कितना कैंपेन करेंगे? तो आपका इंटेंशन भी नहीं दिख रहा है कि हम जा करके लड़े, कोई बहुत एकदम तूफानी दौरा कर दें। तो ये इसका मतलब गौन केस मान रहे हैं लोग चुनाव को। इंडिया ब्लॉक मान रहा है कि ये गौन केस है, हमारा चुनाव नहीं है, तो आपस में लड़ लें हम लोग। ये एनडीए को वॉकओवर है एक तरह का। चलिए, तो देखिए एनडीए को वॉकओवर देती हुई दिखाई पड़ रही है महागठबंधन में इतना झगड़ा है, यह खत्म होगा, यह महागठबंधन है कि लठबंधन हो गया, लोगों ने कहना शुरू ही कर दिया है। तो यह तमाशा हो गया और चुनाव लड़ता हुआ सिर्फ एनडीए दिखाई पड़ रहा है। इसलिए एनडीए का स्कोर क्या होगा अभी अनुमान नहीं कर सकते, लेकिन एनडीए ने बढ़त बना ली है। तो बिहार के चुनाव की बातें हम लोग करते रहेंगे, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।